दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। वे 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, 74 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री के इस तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी कल पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है, उसे जारी किया है। लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां जारी करती है, विपक्ष उसमें कमियां निकालता है। लेकिन बात यह है कि वास्तव में सरकार ने जो काम किए हैं वह समय पर लोगों तक उसकी जानकारी पहुंची है। अगर समय पर जानकारी न पहुंचे तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष को एक नया नैरेटिव बिल्ड करने में सहूलियत होती है, उसे मौका मिलता है। काम करना एक अलग बात है और उस काम की जानकारी लोगों तक पहुंचे, लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकें और इससे सरकार के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल सृजित हो, ये बिल्कुल अलग बात है। जो मोदी जी लोकल फॉर वोकल का नारा दिया करते थे, आज उनकी पार्टी ही वोकल नहीं है, न ही वह सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा पा रही है। और इसके गैप के बीच में विपक्ष अपने झूठे सच्चे जो भी नैरेटिव बनाना चाहते हैं उन्हें एक मौका मिलता है और वो इसका भरपूर फायदा उठा लेते हैं। जब चुनाव चल ही रहा था तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए अपने अधिकारियों को लगा दिया है और 100 दिन का रोड मैप लगभग बनकर तैयार है। सरकार बनेगी और काम धड़ल्ले से होगा। 100 दिन बीते लेकिन काम तो होता रहा, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही थी कि सरकार वास्तव में कर क्या रही है। यहाँ तक कि सरकार एक डिफेंसिव मोड में भी दिखी। प्रधानमंत्री की तरफ से बयान भी बहुत कम आए, तो इससे लोगों में लगा कि क्या सरकार कुछ कर भी रही है या बस ऐसे ही। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से बताया गया है, हालांकि विपक्ष सरकार के 100 दिन के कार्य को विफल बता रही है, इसमें 100 दिन में उन्होंने जो कहा है उसे फेल बता रही है। लेकिन पहले सरकार जो उपलब्धियां गिनाई है उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम विपक्ष की भी बात कर लेंगे। सरकार ने बताया है कि इन 100 दिनों के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और मंजूरी सिर्फ दी ही नहीं है बल्कि ये डेडलाइन तय की गई है कि कार्य शुरू होने, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन की तिथि तक की प्लानिंग पहले ही हो जाए और उसकी घोषणा पहले ही कर दी जाए, ताकि समयबद्धता को पालन किया जा सके, समयबद्धता को पालन किया जा सके। इस तरह 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया। इसी दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के बधावन में मेगा बंदरगाह भी शुरू कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह एक बड़ा काम है। सड़कों का संजाल तो पूरे देश में बना ही है। पिछले 10 वर्षों में सरकार
कि इस उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनका सड़क के साथ सीधा संपर्क नहीं था। उनमें से 25,000 गाँवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया। अभी बहुत सारे गांव बाकी हैं, लेकिन 100 दिनों के अंदर 25,000 गाँवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी के साथ किसानों के भले के लिए भी काम किए गए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र किए गए। तो वहीं खरीफ फसलों के एमएसपी में भी वृद्धि की गई। कुछ फसलों के निर्यात मूल्य को भी नए सिरे से निर्धारित किया गया ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 भी लाया गया और इसके तहत 12,554 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो थी उन्हें मंजूरी दी गई। ये तो मोटे मोटे तौर पर चीज़ें सरकार की तरफ से बताई गई, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार की उपलब्धियों में जिसकी जिक्र सरकार ने नहीं किया है, लेकिन हम अगर सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन 100 दिनों में सरकार की उपलब्धियों में एक बात तो है कि सरकार विपक्ष के नैरेटिव को खत्म करने में या धुंधला करने में, कुंद करने में चुपचाप काम करती रही। उसी का एक उसकी वानगी है वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून के संशोधन। हालांकि वो संसद में आया, संसद से फिर उसे जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन सरकार अपनी मंशा इस बिल के जरिए स्पष्ट तौर पर लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो चीन के साथ जो हमारे 2020 से एक आमने सामने वाली सीमा पर एलएसी पर तैनाती थी, उसमें चीनी सेना 4 जगहों से विड्रॉ करने की घोषणा कर चुकी है। यह भी सरकार के खाते में उसकी उपलब्धि के रूप में जाना चाहिए और मैं मानता हूँ ये गया है और इसका संदेश लोगों तक सीधे सीधे पहुंचा। हालांकि इधर विपक्ष और खासकर कांग्रेस सरकार को घेरने में भी लगी रही। वैसे विपक्ष का काम भी है कि वह सरकार को घेरे। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 100 दिनों के अंदर ही 38 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई और 21 लोगों की मौतें हुई। यह सरकार विकास के बड़े बड़े दावा करती है, क्या उसके दावे में यह हवा निकालने का काम नहीं है कि रेल नेटवर्क ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से काम नहीं कर रहा, तभी तो 38 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई और 21 लोगों की मौतें हुई। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आरोप लगाया है कि कच्चे तेल की कीमतों में 32.5% की कमी आई है। बावजूद इसके सरकार ने कहीं भी इसकी कटौती की कोई घोषणा नहीं की है, न कटौती की है। पिछले 2 कार्यकालों और इधर के 100 दिन को मिलाकर उन्होंने एक आंकड़े देते हुए बताया कि सरकार कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद जनता को इसका लाभ नहीं दिया और जनता से 35 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है। साथ ही विपक्ष इन पर यू टर्न सरकार होने का भी दावा करती है, आरोप लगाती है, क्योंकि इलेक्टरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, इस पर सरकार ने यू टर्न लिया भी है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के
मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन का कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं और विपक्ष का जो आरोप रहा है उसके बरक्स देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार में कमी यह है कि उसने काम किया, लोगों तक पहुंचाया नहीं, उस बात को लोगों तक पहुंचाया नहीं। विपक्ष के बाद पास सरकार को घेरने के लिए ढंग से वह मुद्दे नहीं सृजित कर पा रही है ताकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जो जिन मुद्दों को उठाया है वो कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये तो रहा सेगमेंट का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है और इंडोलॉजी टीम की तरफ से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की गिनती भारत के अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें मजबूत प्रधानमंत्रियों में गिना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद कोई शीघ्र निर्णय लेने वाला, एग्रेसिव पोस्चर के साथ अपनी बातों को रखने वाला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सामने आए हैं। सरकार की अगर बात छोड़ दें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, यह उनको उपलब्धियों में शामिल है। 2015 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 9.9 करोड़ सदस्य की संख्या के साथ वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 2015 में ही 18 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई और 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। 2014 से लेकर अगर अब तक की हम बात करें तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उन्होंने बातचीत की, बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझाया, नेपाल के साथ भी सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़े और उसके साथ ही लगभग अन्य पड़ोसी देशों के साथ एक बेहतर संबंध कायम करने की दिशा में उन्होंने काफी काम किया। लेकिन इस दौरान पड़ोसी देशों के साथ कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते रहे। अगर प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल यानी कि 10 वर्ष 100 दिन की अगर हम बात करें तो इनके जिम्मे बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, धारा 370, 35A का उन्मूलन, नई संसद भवन का निर्माण, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण इनके खाते में जाता है। इसके साथ ही GST, राफेल सौदा, रूस से S-400 लेना, कतर में नौसैनिक कांड को सुलझाना, CAA, ट्रिपल तलाक जैसे कई बड़े काम इनके कार्यकाल में हुए। स्पेस सेक्टर में खास करके बड़ी उपलब्धि हासिल हुई चंद्रयान की सफलता के बाद। उसके बाद गगनयान की तैयारी है,
L1 तक सूर्ययान भेजा गया। इस तरह उपलब्धियां काफ़ी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत हम लोगों ने देखी है कि वे सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसकी वानगी हमें इस रूप में मिलता है कि चाहे वह नेशनल एग्जीक्यूटिव हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो या फिर नेशनल काउंसिल, ये जो 4 महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन चारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस तरह कोई भी निर्णय ऐसा नहीं है जो इनकी नज़र से न गुजरता हो, जो इनकी जानकारी में न हो। इसके अलावा इन सब के साथ ही सरकार के कामकाज को करते हुए, देखते हुए इन्होंने सरकार के कामकाज के साथ साथ जनता से संवाद हमेशा बनाए रखा। चाहे वह रैली और जनसभाओं के जरिए तो था ही, साथ ही मन की बात हो, चाय पर चर्चा हो, युवाओं से परीक्षा पर चर्चा हो, इस तरह के तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए मिलते रहे लोगों से, ताकि उनके और लोगों के बीच जो संवाद है, संबंध है, वह कायम रहे। और इसी की का नतीजा है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। चाहे उनके लोकप्रियता इस तरह बढ़ी कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलोअर्स की संख्या भारी होती गई। और इसकी वजह से विश्व राजनीति में भी उनका कद बढ़ा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों में से एक बनकर उभरा है। और यह यूं ही नहीं हुआ, जियो पॉलिटिक्स के खेल में अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इन्होंने एक भारत की अलग छवि बताई है। कुल मिलाजुलाकर 10 साल 100 दिन के अभी तक के जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल रहे हैं, इस पर जनता में कोई नकारात्मक भाव कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ पक्ष होंगे तो कुछ विपक्ष होंगे ही, और होनी चाहिए। सरकार की आलोचना होनी चाहिए। अगर कहीं गलती करती है तो उसकी आलोचना जरूर की जानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने कुछ काम किया है तो उसकी उपलब्धि का श्रेय भी उसे दिया जाना चाहिए। आपको लोगों से फिर एक बार आग्रह है, चैनल नया है, इसके विकास के लिए ज़रूरी है कि इसे सब्सक्राइब किया जाए। तो आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के बीच साझा करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इन्हीं के साथ नमस्कार।